नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश राजपूत है। आप सबका स्वागत है एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू में। जैसे कि CAPF 2022 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और काफ़ी अच्छी पोस्ट रिलीज़ की है। तो आज का वीडियो इस बात के लिए डेडिकेटेड है कि फॉर्म भरने के पहले आपने कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपके क्लियर होने चाहिए और जो प्रोसीजर होने वाली है उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है आगे जाके, सो दैट अभी आप उसके लिए तैयार रहें। तो सबसे पहले हम फॉर्म्स में कौन सी इंफॉर्मेशन किस तरीके से भरनी है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो हम समझेंगे। देन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है CAPF में वो है फिज़िकल और मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में जो रिजेक्शंस होते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बातें समझेंगे और उसके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, सो दैट आप अभी से उसके लिए क्लियर रहे ताकि आपका आगे जाके रिजेक्शन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद तो जैसे कि मेंशन किया होता है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है, जो हमारा 10th का सर्टिफिकेट होता है, उसमें जिस तरीके से नेम यूज़ है वही नेम आपको लिखना है। तो अगर आपका नाम जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, फादर्स नेम एंड सरनेम है तो वैसे ही लिखिएगा। अगर आपका फर्स्ट नेम एंड सरनेम है मैट्रिकुलेशन में तो वही लिखिएगा। और अगर जैसे कि महाराष्ट्रियन कैंडिडेट्स होते हैं उनके पहले सरनेम होता है, देन फर्स्ट नेम होता है, देन सेकेंड नेम होता है, तो आप वैसे ही मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो जो मैट्रिकुलेशन में एग्जैक्टली मेंशन है उसी तरीके से आपको नाम लिखना है। सेकेंड है मदर्स नेम आता है, तो मदर्स नेम आपको जो मैट्रिकुलेशन में मेंशन है वही लिखना है। देन जो फादर्स नेम है वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में स्पेशली मेंशन नहीं होता है, तो जो आपका कोई आईडी प्रूफ का डॉक्यूमेंट होगा या फिर जो आप अगर सपोज़ कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है जैसे कि EWS, OBC, SC ST, तो उस सर्टिफिकेट पे जो फादर्स का नेम है वो आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, सो आगे जाके नेम में कोई इशू ना आ जाए। और जो फिर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है वो अपने जो आईडी कार्ड्स हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो उसमें जो फादर का नेम है वो यूज़ कर सकते हैं। देन मदर का नेम बहुत से मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में सिंगल नेम होता है, किसी किसी मैट्रिकुलेशन स्टेट के सर्टिफिकेट में सरनेम भी अटैच होता है, तो जिस तरीके से वही मेंशन कीजिएगा। देन जो बर्थ डेट है वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट वाली ही मेंशन करनी है। जो प्रूफ ऑफ बर्थ है वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के डेट पे ही मेंशन रहेगा। इसके अलावा जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं EWS, SC ST और OBC, तो इसमें ST और SC कैंडिडेट जो हैं इनके एक ही बार सर्टिफिकेट बनते हैं सेंट्रल के, उनको रिकरिंग बनाना नहीं होता है हर साल, क्योंकि क्रीमिलियर स्टेटस उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आज की डेट से जो प्रीवियस डेट का आपके पास सर्टिफिकेट होगा सेंट्रल फॉर्मेट में, वो आप उसे उसी डेट को और सर्टिफिकेट नंबर को मेंशन कीजिएगा। और अगर सपोज़ आपने सेंट्रल फॉर्मेट का नहीं बनाया है तो आपके खुद के स्टेट का जो सर्टिफिकेट है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप आपका सेंटर फॉर्मेट का बना के रखिए। देखिए, 1 महीने का टाइम मिलता है फॉर्म भरने के लिए। अगर आपका सेंट्रल फॉर्मेट का सर्टिफिकेट विदिन 4 to 5 डेज़ में बनता है तो आप बना लीजिए और फिर फॉर्म भरिए। देन EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो प्रायर डेट का ही होना चाहिए। आप अभी रैंडम कोई डेट भरने के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद उस वक्त अगर सर्टिफिकेट बनाते हो तो आपका रिजेक्शन में आ जाएगा। सो बेटर है कि ये जो 1 मंथ का टाइम मिलता है इसमें आप EWS सर्टिफिकेट बनाइए। देन OBC कैंडिडेट जो हैं, तो OBC कैंडिडेट्स के लिए हर साल के लिए एक नया सेंट्रल सर्टिफिकेट बनता है। उसका भी एक रीज़न भी है, क्योंकि रिस्पेक्टिव स्टेट्स में OBC सर्टिफिकेट मिलते हैं जो परमानेंट होते हैं और हर साल नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनाना होता है, लेकिन वो UPSC के लिए अलाउड नहीं है। UPSC के लिए एक सेंट्रल फॉर्मेट का OBC सर्टिफिकेट होता है जिसमें क्रीमिलियर स्टेटस भी मेंशन होता है, तो आपको अपडेटेड बनाना होगा। ठीक है, तो वही सेम कहना चाहूँगा, 1 महीने का टाइम है, 4-5 दिन लगते हैं बनने के लिए, आप वो बना लीजिएगा।
अगर आपके पास अभी से पिछले डेट का है, मतलब 2022 का है या 2021 और 2022 ईयर का है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 2020 का है या फिर 2019 का है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाओगे तो एक अपडेटेड भी आप लेके जाइएगा, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेट्स के बारे में मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज़ हो जाते हैं। सर्टिफिकेट जो निकालना है तो अभी फ़िलहाल बहुत ही इजी हो चुका है। तो आपके घर के पास कॉमन सर्विस सेंटर आप सर्च कीजिए गूगल पे, वहाँ पे जाइए, उनको बोलिए कि मुझे ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट बनाना है और फास्ट फॉरवर्ड बनाना है, तो आपको प्रोसीजर बताएंगे और आप वो सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। अभी भी आपके पास टाइम है, तो इस टाइम फ्रेम में सर्टिफिकेट मिल जाए और फिर फॉर्म भर दीजिएगा। तो ये फॉर्म भरने से रिलेटेड है, सो दैट आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना फेस हो। देन हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो बहुत से स्टूडेंट्स का मैसेज भी आया कि सर मैं सेकेंड ईयर में हूँ या सेकेंड ईयर का फाइनल एग्ज़ाम दिया है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। तो देखिए, लास्ट ईयर अपीयर्ड कैंडिडेट कहा गया है, इसका मतलब है कि आपने लास्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम देनी चाहिए, ठीक है। तो आप अगर सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जा रहे हो तो आप एप्लीकेबल नहीं होते हो। या फिर इंजीनियरिंग में जो जैसे 4 साल का डिग्री होता है, तो आप थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में जा रहे हो तो एप्लीकेबल नहीं हो। अगर आप फोर्थ ईयर में हो उस साल के लिए, आपका एंड हो रहा है, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए पेपर देना है, अगर आप एज क्वालिफाइड हो तो आप मेंशन कर सकते हो लास्ट ईयर क्वालिफाइड और जाके पेपर दे सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि वैसे मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर ऐसे भी आपको 1-2 घंटे में ऑनलाइन मिल ही जाता है, तो घर पे ही सॉल्व कर लीजिएगा। देन जो इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, हाइट एंड वेट, ये जो फैक्टर काउंट करते हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे रिजेक्शन होते हैं। तो अगर आपकी हाइट मिनिमम क्राइटेरिया के आसपास ही है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर वो 1-2 सेंटीमीटर ही कम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा होप्स मत रखिएगा, क्योंकि जब फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन होता है तब अगर मार्जिन पे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं रिजेक्शन के। तो बेटर है कि आप होप्स मत रखिएगा। आप अगर कोई दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका साइमल्टेनियसली पढ़ाई कीजिए। अगर यहाँ पे आप क्लियर करते हो तो आप फिज़िकल के लिए जाके आइए, ठीक है। आगे फिर वो अगर आपकी हाइट प्रॉपर काउंट हो जाती है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज़ रिजेक्शन मिलता है और हाइट के वजह से डेफिनेटली रिजेक्शन होता है, ये ध्यान में रखिएगा। देन रिलेटेड चेस्ट साइज़, तो चेस्ट साइज़ भी उन्होंने मेंशन की है और उसका 5 सेंटीमीटर का एक्सपांशन होना चाहिए। तो मोस्टली तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो पतले होते हैं उनके प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ट्राई कीजिए कि चेस्ट ग्रो करने के लिए तो इस टाइम फ्रेम में आप लगा तो जिम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आप ट्रेनर को बोल के फोकस कर सकते हैं चेस्ट को एक्सपांड करने के लिए, सो दैट आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। देन वेट से रिलेटेड इशू होता है। तो वेट का तो बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि एज एंड हाइट के रिस्पेक्टिव वेट होना चाहिए और वहाँ पे 5 केजी का रिलैक्सेशन ऑलरेडी दे दिया जाता है। तो अगर आप जब फर्स्ट टाइम जब पहला मेडिकल होता है तब जाते हो तो 5 केजी रिलैक्सेशन में अगर आप आते हो तो आप क्लियर हो जाते हो, नहीं तो आपको रिव्यू मेडिकल मिलता है। अभी रिव्यू मेडिकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपको प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में रिव्यू मेडिकल में आपको वेट के रिलेटेड इश्यूज़ में तो क्लियर कर दिया जाता है, लेकिन कह नहीं सकते, अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया तो प्रॉब्लम फेस हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी आप अपना खुद का वेट देख लीजिए कितना है और एक वेट लॉस प्लान स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें फिर आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी आगे जाके वेट लॉस करने के लिए। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका हाफ आवर का वर्कआउट रहेगा, जो आपकी पढ़ाई में ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट नहीं करेगा और अल्टीमेटली वो आपके कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए ही बेटर रहेगा। तो आप अभी से उसी के लिए एक ट्रैक स्टार्ट कर दीजिए। देन जो फिज़िकल टेस्टिंग में आता है, जिसमें फिर लॉन्ग जंप, रनिंग, ये जो एक्सेट्रा एक्टिविटीज़ करनी होती है, तो इसकी अभी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। रिज़ल्ट आने के बाद जब आपको
फिज़िकल टेस्ट देने के लिए जाना होता है तो बीच में अच्छा खासा टाइम मिलता है, तब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन वेट लॉस का अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम होता है जब आप वेट लॉस कर सकते हो। उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस होता है स्टूडेंट्स को, वो है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए मैं तो सबसे पहले आपको सजेस्ट करूँगा कि जो नोटिफिकेशन में दिए गए मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, रिलेटेड आइज़ हो गए या फिर बॉडी से रिलेटेड हो गए, तो आपके घर के पास अगर कोई मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है तो एक बार जाके आप उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे चेकिंग करवा लीजिए। क्योंकि आपको मैं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बता सकता हूँ कि बहुत ही डिस्टर्बिंग हो जाता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं होते मेडिकल के रिलेटेड। तो जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर आपको हार्निया है, ये आपको पता भी नहीं होता, क्योंकि जब आप मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए जाते हो तो माइन्यूट से माइन्यूट हार्निया भी वो डिटेक्ट करते हैं, और वो हार्निया डिटेक्ट होते ही आपको रिव्यू मेडिकल दे दिया जाता है और आपको बोल दिया जाता है कि आप ऑपरेट कर लीजिए। लेकिन आपको ये नहीं कहा जाता कि जो रिव्यू मेडिकल में आप जाने वाले हो ऑपरेशन करने के बाद, तो वहाँ पे आपको कह देते हैं कि 6 मंथ प्रायर ऑपरेशन होना ज़रूरी है, और उस बेसिस पे आपको रिजेक्ट कर देते हैं। और मेडिकल में और रिव्यू मेडिकल में हार्डली 1.5 या 2 महीने का टाइम होता है। तो ये बहुत ही बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर है, और मेरे खुद के फ्रेंड ने ये फील किया है। तो आई विल सजेस्ट कि आप जब हॉस्पिटल में जाओगे एक बार चेक करवा लीजिए। माइन्यूट से माइन्यूट हार्निया भी होगा तो डॉक्टर को कहिए कि ये डिटेक्ट कीजिएगा, अगर है तो, और आप सीरियस हो एग्ज़ामिनेशन के लिए, ठीक है, तो ऑपरेट कर लीजिएगा, या फिर उसमें कम करने के लिए कोई और प्रोविज़न डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं तो वो परस्यू कीजिएगा, सो दैट आपकी मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में हार्निया डिटेक्ट ना हो। क्योंकि हार्निया डिटेक्ट हो गया तो आप 101% रिजेक्ट हो, ठीक है। देन पाइल्स के बारे में भी इशू आता है। बेसिकली विजुअल डिटेक्शन पे बेसिस होता है। तो अगर पाइल्स विजुअल है, डॉक्टर को जब आप कंसल्ट करते हो, अगर वो विजुअल है तो उसे नेचुरली कैसे कम किया जा सकता है, और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो उसे ऑपरेट करके आपको रखना होगा, सो दैट जब आप एग्ज़ामिनेशन के लिए जाओगे मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए तो आपके ऑपरेशन को 6 महीना हो जाना ज़रूरी है। ये अभी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगी और तब मैं बताऊँगा तो इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी बता के रखा तो एटलीस्ट आपको वो टाइम स्पैन मिलता है जिसमें आप अपने अगर कोई इश्यूज़ हैं हेल्थ से रिलेटेड उसे क्लियर कर सकते हैं। देन जो मेजर रिजेक्शन पॉइंट एक रहता है वो आई से रिलेटेड भी आ जाता है, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस अगर रहा तो आपको नहीं लिया जाता। बहुत से कैंडिडेट्स को पता नहीं होता है कि वो कलर ब्लाइंड है, तो आप एक बार वो भी चेक कर लीजिएगा। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आपके चांसेस नहीं हैं मेडिकल क्लियर होने के। इसके अलावा लसिक सर्जरी भी अलाउड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन है, जब आप मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए जाते हो और उसके पहले 6 महीने के बीच में अगर आपने लसिक किया है तो आप रिजेक्ट हो जाते हो। और वहाँ पे भी क्राइटेरिया दिया है लसिक का, जिसमें जो मैंने अभी मेंशन किया है। तो इससे अगर ज़्यादा आपका आय का इशू है और आपने फिर लसिक करवा के कम किया है तो वह अलाउड नहीं है। तो ये भी आपको एक बार चेक करना है। देन आईज़ का एंगल्स होते हैं, वो एंगल्स भी उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किए गए हैं, तो वो भी आप एक बार जब चेकअप करवाओगे तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, और उससे कोई रिलेटेड रेमेडी हो तो वो भी एक बार उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सेशन आपके काम में आए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर रिटन एग्ज़ामिनेशन जो मैक्सिमम 50% मैं तो कहूँ कि रिजेक्शन हो जाता है फिज़िकल और मेडिकल में, यही कुछ रीज़न्स होते हैं। और जो डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत फेस करनी होती है, तो ये एक्सपीरियंस के द्वारा बता रहा हूँ। और जो बेसिक अपने शरीर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, मोस्टली तो हम कभी जाके चेक नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप ये एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्रोच कर रहे हैं
तो कह नहीं सकते कि बहुत सी बीमारियां तो आपको वहाँ जाके पता चलती कि आपको है। तो आई विल सजेस्ट कि एक बार आप चेक करवा लीजिएगा। इवन स्किन रैशेस भी अलाउड नहीं है, तो ट्राई कीजिएगा कि वो आपके शरीर पे ग्रो ना हो, और अगर हो रहे हो तो उसके लिए भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1-2 दिन के बाद मैं हर रोज़ 2 ऐसे टॉपिक्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें मोस्ट प्रोबेबल इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं, मेन बॉडीज़ में क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए, कंक्लूजन हम क्या क्या कर सकते हैं, सो दैट आपकी ऐसे की प्रैक्टिस हो, जिसमें 2 तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 3 साल के हैं वो टॉपिक्स हम लेंगे, क्योंकि वो ऑथेंटिक सोर्स से हैं। एंड देन एट द सेम टाइम कुछ टॉपिक्स में साल भर के जो इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट है वो उसी टाइप में मोल्ड करके ऐसे को डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसमें आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि अगर कोई टॉपिक पूछा जाता है तो उसमें कैसे आपको कंटेंट मेंशन करना, और एक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऐसे क्या होता है। ठीक है, मैं परफेक्ट ऐसे की बात नहीं करूँगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऐसे क्या होता है, इससे रिलेटेड हम कंटिन्यूएशन करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।